अलीशा सक्सेस पॉइंट बनाई में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रभुराम चोपड़ा। आज संस्कृत का सब्जेक्ट रहेगा और संस्कृत में आप सभी छात्र छात्राओं को, मेरे भाई बहनों को संधि का ज्ञान करवाया जाएगा, क्योंकि संस्कृत में सबसे पहले संधि का टॉपिक होता है और संधि करवाई जाती है। तो आज पहला दिन अलीशा सक्सेस पॉइंट में, तो मेरे बहुत से छात्र भी हैं जो इसको देखें और लाइक करें। ये मेरा सभी मेरे प्रिय छात्रों से भी निवेदन है, यदि देख रहे हैं तो आज सबसे पहले संस्कृत जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, संस्कृत में सबसे पहले आती है संधि। संधि यानी संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। एक दूसरे व्यक्ति का जोड़ हो, मेल हो, या किसी वर्ण का जोड़ हो, उसको संधि कहते हैं। कई बच्चे क्या कहते हैं, संधि यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को भी संधि कहते हैं, तो वो गलत है, क्योंकि दो शब्द नहीं होते हैं, दो वर्ण होते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, क्योंकि परिभाषा सबसे पहले आनी जरूरी है, क्योंकि दो शब्द वो तो समास होता है, और वर्ण वो होते हैं जो भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है उसको। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका कोई सार्थक अर्थ न निकलता हो, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जिसे जैसे क है। अब ये कहेंगे क्या इसका संधि विशेष हो सकती है? हाँ, क्योंकि ये क पूर्ण है। इसमें क्या होता है, क प्लस में अ होता है, क प्लस में अ होता है। तो ये दो वर्ण है, तो दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। कोई भी वर्ण हो, जैसे घ, तो घ प्लस में अ होता है, फिर ये पूरा घ बनता है। स्वर और व्यंजन होते हैं, कोई भी व्यंजन हो उसमें स्वर की ध्वनि होती है, तब वो पूर्ण होता है। अब देखेंगे संधि जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। सम प्लस धा प्लस की, इसमें सम
उपसर्ग है, और धा धातु है, और की प्रत्यय है। सम प्लस धा प्लस की, इन इन सम उपसर्ग और धा धातु प्लस की प्रत्यय है, इनको मिलाकर के शब्द बनता है संधि। क्या शब्द बनता है? संधि। ठीक है ना? तो ये याद रखना सबसे पहले, क्योंकि हम संधि पढ़ रहे हैं, अन्य शब्दों की संधि विच्छेद करते हैं या जोड़ करते हैं, लेकिन संधि जो शब्द है, सबसे पहले हम उस संधि शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई है उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इसलिए संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है? सम उपसर्ग होता है, धा इसमें धातु होती है, और की उपसर्ग सॉरी वो प्रत्यय होता है। उपसर्ग ध्यो की ये सूत्र होता है, इस सूत्र के माध्यम से की इसमें प्रत्यय लगता है, यानी उपसर्ग धो की ये सूत्र होता है इसमें। ये सूत्र के आधार पर की इसमें प्रत्यय लगता है, और की प्रत्यय लगने से ये संधि शब्द की उत्पत्ति होती है। समझ आ गई? अब संस्कृत में संधि कितने प्रकार की होती है? अब आप कहोगे संधि का पता नहीं, क्या सबको पता है, लेकिन फिर भी बताना आवश्यक होता है, क्योंकि संस्कृत में संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। संधि के मुख्य 3 भेद या प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है स्वर संधि। स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच संधि। स्वर संधि को क्या कहते हैं? अच संधि कहते हैं, क्योंकि अच प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार के अंदर पूरे स्वर आते हैं, जितने भी स्वर होते हैं वो पूरे स्वर आते हैं, इसलिए स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। 2 नंबर है व्यंजन। व्यंजन संधि को भी अन्य नाम से जाना जाता है। व्यंजन संधि को हल हल संधि कहते हैं। हल प्रत्याहार होता है, जिस प्रकार अच प्रत्याहार होता है उसी प्रकार हल प्रत्याहार होता है, और हल प्रत्याहार के अंदर पूरे क्या है? व्यंजन आते हैं, जो कैसे लेकर के व्यंजन होते हैं वो पूरे पूरे व्यंजन आते हैं, इसलिए व्यंजन को संधि को हल संधि भी कहते हैं। मैश्वरी सूत्र के अंदर होते हैं 14 मैश्वरी सूत्र होते हैं, उस 14 मैश्वरी सूत्र के 42 प्रत्याहार बनाए जाते हैं, और उन 42 प्रत्याहारों में ये अच प्रत्याहार भी है एक, और एक हल प्रत्याहार भी होता है। अच प्रत्याहार के अंदर ऐसे जो अवतक जो स्वर होते हैं वो पूर्ण आते हैं, इसलिए इस स्वर संधि को अच संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि हल प्रत्याहार होता है। हयवरट जो प्रत्याहार है वहां से लेकर मैसूर सूत्र के अंदर हल प्रत्याहार, वहां से लेकर के ल लास्ट में आता है ल, तो उसके अंदर बीच के अंदर जो जितने भी वर्ण होते हैं वो व्यंजन होते हैं, इसलिए इसको व्यंजन संधि भी कहते हैं। नंबर 3 है विसर्ग संधि। क्या है? इसको अन्य नाम से नहीं जाना जाता, ये विसर्ग संधि है।
ठीक है। तो ये मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं संधि के। शबर संधि, शबर संधि को अच संधि कहते हैं। 2 नंबर है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। और नंबर 3 है विसर्ग संधि। ये संधि के मुख्य भेद होते हैं। अब कई बच्चे कहते हैं संधि के 3 भेद कैसे होते हैं, और भी होते हैं। लेकिन नहीं, और नहीं, सिर्फ ये 3 होते हैं, इनके अलग और भेद होते हैं। कई कहेंगे नहीं, इसमें गुण संधि भी होती है, आयादी संधि होती है। तो वो इन संधियों का भेद होता है। जो स्वर संधि है इनके भेद होते हैं, व्यंजन संधि के भी सचुतव जो संधि होती है, शटुतव संधि होती है, वो अलग भेद होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से संधि के ये 3 भेद होते हैं। समझ में आ गई सबको? नंबर 1 की अपने शबर संधि। शबर के नाम से जाना जाता है कि शबर संधि किसे कहते हैं। इनकी परिभाषा होती है, सब जितनी भी संधियां होती है उनकी परिभाषा है, होती है अपनी अपनी। क्यों? परिभाषा के आधार पर उसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है, ज्ञान करना होता है। तो शबर संधि, तो शबर संधि किसे कहते हैं? 2 शबरों के मेल को शबर संधि कहते हैं। शबर संधि किसे कहते हैं? 2 शबरों के मेल को शबर संधि कहते हैं। जैसे जैसे विद्या प्लस में आलय है, विद्या प्लस में आलय, तो इसमें आ है और आगे भी आ है। तो ये 2 स्वर है, 2 स्वरों के मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो इसका क्या शब्द बन गया? विद्यालय। क्या बन गया? विद्यालय। 2 स्वर होते हैं। स्वर संधि, स्वर के नाम से ही पता चले कि स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि, जिस प्रकार संधि के मुख्य 3 भेद होते हैं, उसी प्रकार स्वर संधि के भी भेद होते हैं। स्वर संधि के भी भेद होते हैं। अब स्वर संधि के 7 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। क्योंकि आप कहते हैं संधि के भेदों के बारे में कौन पूछता है? हाँ, कोई नहीं पूछता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं, विसर्ग संधि के कितने भेद होते हैं। पूछता परीक्षा में कोई नहीं ऐसे। लेकिन फिर भी हमें इनका ज्ञान, क्योंकि आधार से चलते हैं, तो इनका हमें आधार से ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए स्वर संधि के भेदों का हमें भी ज्ञान होना चाहिए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 7 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि। नंबर 1 में क्या आता है? दीर्घ संधि। नंबर 2 है वृद्धि संधि। नंबर 3 है यण संधि।
नंबर 4 है गुण संधि। नंबर 5 है अयादी संधि। नंबर 6 है पूर्व रूप संधि। और नंबर 7 है पर रूप संधि। ये 7 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। दृक् संधि, वर्धी संधि, यण संधि, गुण संधि, अयादी संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। ये स्वर संधि के 7 भेद होते हैं। जो भी देख रहे हैं इसको लिख लें या याद कर लें। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि की ये 7 भेद होते हैं। दृक् संधि, वर्धी संधि, यण संधि, गुण संधि, अयादी संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। इस प्रकार स्वर संधि के 7 भेद होते हैं। अच्छा, आगे चलें अब। नंबर 1 था दृघ संधि। दृघ मीन्स बड़ा होता है। सबसे ही पता चल जाता है कि इस संधि में क्या होता है? बड़ा होता है। दृघ मीन्स क्या होता है? बड़ा होता है। सवर्ण दृघ है। सवर्ण दृघ यानी समान स्वर आने पर उसका दृघ हो जाता है। दृघ मीन्स बड़ा होता है। सवर्ण दृघ है। समान स्वर आने पर दृघ हो जाता है। इसकी परिभाषा क्या होती है? समान स्वर आने पर दोनों के स्थान पर दृघ हो जाता है। जैसे ए या आ पहले आए और बाद में भी ए या आ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। ए या प्लस से पहले आए या ए या आ प्लस के बाद में आए, इन दोनों में कोई पहले या बाद में, पहले ए प्लस ए आए तो भी आ होता है और पहले आ और बाद में आ आए तो भी आ होता है और पहले ए आए बाद में आए तो भी आ होता है। यानी इनमें से कोई पहले आए और इनमें से कोई पहले या बाद में आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। इसी प्रकार ई प्लस में ई यानी ई छोटी आए पहले या बड़ी आए और बाद में ई छोटी आए चाहे बड़े आए तो भी इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? बड़ी ई हो जाता है, यानी दृघ हो जाता है। क्या हो जाता है? दृघ हो जाता है। इसी प्रकार ऊ छोटा है पहले चाहे बड़ा और बाद में ऊ छोटा है या ऊ बड़ा है तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? बड़ा ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा ऊ हो जाता है। इसी प्रकार री पहले छोटी आए या बड़ी आए और बाद में भी री छोटी आए या बड़ी आए तो इन दोनों के स्थान पर भी बड़ी री हो जाता है। प्लस से पहले ए या आए और उसके बाद में ए या आ आए तो उन दोनों के स्थान पर आ हो जाता है
और इसी प्रकार ई पहले छोटी ई आए या बड़ी आए और बाद में भी छोटी या बड़ी आए तो उन दोनों के स्थान पर भी बड़ी ई होता है। उसी प्रकार ऊ पहले छोटा आए या बड़ा आए और बाद में चाहे छोटा आए ऊ या बड़ा आए तो इन दोनों के स्थान पर भी बड़ा ऊ हो जाता है। इसी प्रकार में री पहले छोटी आए या बड़ी आए और उसके बाद में भी री छोटी या बड़ी आए, इन दोनों में से कोई भी आए वर्ण तो इन दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, बड़ी री हो जाता है। समझ में आ गई? इसका जैसे एक ही उदाहरण में विद्या प्लस में अर्थी होता है। विद्या प्लस में अर्थी होता है। यहाँ पे पहले आ है और बाद में ए है तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। क्या हो जाता है? आ हो जाता है। जैसे क्या हो गया? विद्या प्लस अर्थी में विद्यार्थी हो गया। क्या हो गया? विद्यार्थी हो जाता है। उसी प्रकार में छात्र होता है। छात्र प्लस में आदेशक या छात्र प्लस में आवासक भी होता है। छात्र प्लस में आवासक। अब त्र है। अब कई बच्चों को या कईयों को ये ध्यान नहीं होता है इसमें ए कहाँ है। इसमें ऊपर वाले में तो आप कह देंगे भी मात्रा लगी हुई, आ की मात्रा तो है, लेकिन ये त्र है। अब त्र के अंदर ए कहाँ पर है ये पूछते हैं। त्र के अंदर ए कहाँ पर है तो त्र में ए कहाँ पर होगा? ये त्र है। ये किन वर्णों से बनकर मिलकर के बना है? इसमें तय आता है और प्लस में रे पूरा है और रे के जब रे पूरा है तो इसके रे के अंदर ए होता है तो इसको हलांत करेंगे तो आगे ए होता है। त्र त्र किससे बनता है? तय आधा और रे आधा और ऐसे मिलकर के त्र बनता है। इस प्रकार इस त्र के अंदर ए है, पहले ए है और आगे आ है। इस आधार पर क्या हो गया कि पहले प्लस से पहले ए है, दोनों स्थान पर सवर है। यहाँ पहले ए है और बाद में आ है तो क्या बन जाता है? छात्रावास है। क्या बन गया? छात्रावास है। समझ में आ गई? आ की ए या आ की है ना, पहले ए आए चाहे आए और उसके बाद में ए आए या आए तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? आ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है, आ हो जाता है। तो आ के बारे में समझ गए, ए या आ की। अब चलते आगे ई के बारे में। यानी पहले ई छोटी आए या बड़ी आए और उसके बाद में ई छोटी आए या बड़ी आए तो उन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? बड़ी ई हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ी ई हो जाता है। श्री प्लस में ईसे। क्या है? श्री प्लस में ईसे। यहाँ पे री बड़ी है और आगे भी री बड़ी है तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? बड़ी री ही होता है, श्री से हो जाएगा। क्या बन गया? श्री से। श्री प्लस ईसे यानी यहाँ पे बड़ी है और आगे भी बड़ी है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो गया। क्या हो गया? दीर्घ हो गया। दीर्घ मतलब बड़ा हो गया। फिर है अति प्लस में ई।
यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है और आगे भी छोटी ई की मात्रा है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, बड़ी बड़ी हो जाता है, तो अतीव हो जाएगा। क्या हो गया, अतीव। अतीव हो गया, अति प्लस में ईव, अतीव हो गया, क्योंकि पहले छोटी है और आगे भी छोटी ई है, इन दोनों के स्थान पर दृघ हो जाता है, क्योंकि समान स्वर आने पर उसका क्या हो जाता है, दृघ हो जाता है। समझ आ गई। फिर है प्री प्लस में इच्छा। यहाँ पे देखो पहले छोटी ई की मात्रा और बाद में बड़ी ई की मात्रा है, ये बताया प्लस, इसमें अपने सूत्र के आधार पर चाहे पहले छोटी ई आई या बड़ी आई और उसके बाद में छोटी ई आई या बड़ी आई, तो यहाँ पे पहले छोटी ई की मात्रा है और प्लस के बाद में बड़ी ई की मात्रा है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है, तो क्या हो जाता है, परीक्षा। क्या हुआ, परीक्षा। इस प्रकार दृघ यानी दृघ संधि होती है। अब ई के उदाहरण आपने समझ लिया, देख लिया। ई के बाद में ऊ का भी उदाहरण होता है इसी प्रकार से, जो बच्चे लिख रहे हैं वो लिख लें। यानी दृघ, दृघ संधि है, दृघ संधि में ए या आ के बाद में ए या आए तो उसका आ हो जाता है, और ये ई या ई के बाद में छोटी या बड़ी ई आए तो इनके स्थान पर भी बड़ी ई होता है। इसी प्रकार में उसे भी इसी प्रकार होता है। ऊ चाहे छोटा है पहले या बड़ा, और बाद में ऊ छोटा है या बड़ा, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। इसी प्रकार क्या हो जाता है, बड़ा ऊ चाहे छोटा है पहले या बड़ा है और बाद में भी छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, उन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है, क्योंकि दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि में बड़ा ऊ होता है। जैसे विष्णु प्लस में उदय, यहाँ पहले ऊ की मात्रा छोटी है और बाद में भी ऊ की मात्रा छोटी है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, दृघ हो जाता है। क्या हो जाता है, दृघ हो जाता है। विष्णुदय क्या हो गया, विष्णुदय हो गया, विष्णुदय, ठीक है ना, अण है ये। विष्णुदय, विष्णु प्लस में उदय। इसी प्रकार वधु प्लस उत्सव होता है, वधु प्लस में उत्सव है, यहाँ भी दोनों जगह छोटे ऊ की मात्रा है, तो क्या हो जाता है, वधुत्सव है। ऊ की मात्रा बड़ी हो जाती है, वधुत्सव, क्योंकि पहले छोटा ऊ है और बाद में भी छोटा ऊ है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, दृघ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, दृघ या बड़ा हो जाता है। फिर है यहाँ पे रू छोटा है, गुरु प्लस में उपदेश है, यहाँ ये रू की मात्रा छोटी है तो आगे भी छोटा ऊ है, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। रू, ऊ की मात्रा, रू की मात्रा है, इस प्रकार हो जाता है बीच में, यहाँ पे मुड़ा हुआ नहीं होता है रह के अंदर, और यहाँ पे मुड़ा हुआ होता है, ये बड़े
रू की मात्रा है, तो गुरुपदेश है। गुरु प्लस में उपदेश है, गुरुपदेश है। इस प्रकार देखो, ऊ छोटा है पहले या बड़ा है, और बाद में ऊ छोटा है या बड़ा है, तो उन दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। दीर्घ, दीर्घ में बड़ा हो जाता है। जिसने जिसको लिखना है वो लिखें। इसके बाद में ऊ के बाद में री होती है, क्या होता है? री होता है। री पहले छोटा है या बड़ा, और बाद में री छोटी आए या बड़ी री आए, तो इन दोनों स्थान पर क्या हो जाता है? बड़ी री हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ी री हो जाता है। जैसे होत्र प्लस में रिकार है, होत्र तय के नीचे री की मात्रा है, ये तय के नीचे री की मात्रा है, और आगे भी री है, यहाँ भी छोटी री है और आगे भी छोटी री है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? बड़ी री हो जाता है। तो क्या बन गया? होत्रकार है। होत्र प्लस रिकार क्या हो गया? होत्रकार है। यानी ये डबल टे की मात्रा से लगती है, और ये बड़ी री होती है। डबल टे की मात्रा से होती है ना, उसको बड़ी री कहा जाता है। फिर है पितृ प्लस ऋणम। पितृ प्लस में ऋणम, यहां भी छोटी की मात्रा पहले है, री की मात्रा, और आगे भी छोटी री की मात्रा है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? बड़ी री हो जाता है। पितृणम, पितृ ऋणम, पितृ प्लस है ऋणम, यहाँ पे छोटी री की मात्रा है, आगे भी छोटी री की मात्रा है, तो इन दोनों स्थान पर क्या हो जाता है? बड़ी री की मात्रा हो जाती है, और बड़ी री से होने पर पितृ ऋणम हो जाता है। इस प्रकार चाहे री छोटी आए पहले या बड़ी री आए, उसके बाद में री छोटी आए या बड़ी री आए, उन दोनों के स्थान पर बड़ी री हो जाता है। फिर है कृत्र प्लस, कर्तृ प्लस में ऋणम। कर्तृ प्लस में ऋणी, ये तय के नीचे री की मात्रा है, पहले छोटी री है और आगे भी छोटी री है, तो इन दोनों स्थान पर क्या हो जाता है? बड़ी री हो जाता है। कृत्र ऋणी, क्या हो गया? कृत्र ऋणी, नीचे तय के नीचे डबल तय की मात्रा है, इनको क्या कहते हैं? डबल, ये बड़ी री होता है। इस प्रकार ये सवर संधि का प्रथम जो दीर्घ भाग है, दीर्घ संधि, ये दीर्घ संधि का भाग है वो पूर्ण होता है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और यदि कुछ त्रुटि रह भी गई है तो इस चैनल के माध्यम से हमें कुछ
बता सकते हैं। शायद इसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी यदि कोई कमी रह भी गई है तो उसमें सुधार निश्चित किया जाएगा। तो स्वर संधि का पहला भाग है दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि के उदाहरण है वो आपको बता दिए गए हैं किस प्रकार से दीर्घ होता है। दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, तो इस प्रकार ये दीर्घ संधि पूर्ण होती है। नंबर 2 है वृद्धि। वृद्धि संधि, वृद्धि मीन्स होता है बढ़ना। दीर्घ मीन्स बड़ा होता है और वृद्धि मीन्स होता है बढ़ना, यानी आगे बढ़ना। वृद्धि के वृद्धि मीन्स होता है विकास, विकास मतलब आगे बढ़ना। तो इस प्रकार इस संधि का अर्थ है वृद्धि यानी विकास या आगे बढ़ना होता है, मतलब आगे वाला वर्ण हो जाता है। जैसे ए या आ के बाद में ए या आई हो तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, आई हो जाता है। यानी प्लस से पहले ए या आई या आए और उसके बाद में ए आए या आई आए तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, आई हो जाता है। इसी प्रकार पहले प्लस से पहले ए आए या आ आता है और उसके बाद में ओ आए या आउ तो इन दोनों के स्थान पर भी क्या हो जाता है, औ हो जाता है। क्या हो जाता है, औ हो जाता है। प्लस से पहले ए आए और बाद में ए आता है तो भी आई होता है, और प्लस से पहले आ आए और उसके बाद में ए आए तो भी आई होता है, और प्लस से पहले ए आए और आगे आई आता है तो भी आई होता है, और प्लस से पहले आए और आगे आई आए तो भी आई होता है। उसी प्रकार प्लस से पहले ए आता है और आगे ओ आता है तो भी औ होता है, और प्लस से पहले आए और प्लस के बाद में ओ हो तो भी औ होता है, और ए के बाद में ओ औ होता है तो भी औ होता है, और आ के बाद में औ हो तो भी औ होता है। जैसे सदा प्लस में एव, सदा प्लस में एव है तो यहाँ पे पहले आ है और आगे क्या है, ए है, तो इन दोनों स्थान पर क्या हो जाता है, आई की मात्रा हो जाती है। क्या हो जाती है, आई की मात्रा हो जाती है। तो क्या हो गया, सदैव। सदा प्लस में एव यानी इसमें दोनों के स्थान पर बढ़ता है। यहाँ पे आ और ए है ना, इन दोनों के स्थान पर होता है ना। आ और ए, ठीक है, इन दोनों का क्या हो जाता है, आई होता है। आ प्लस ए है ना, इन दोनों के स्थान पर आई होता है। अकेले ए के स्थान पर आई नहीं होता है। आ और ए इन दोनों वर्णों के, दोनों का मेल होता है और दोनों के मेल के स्थान पर फिर आई हो जाता है।
तथा प्लस एव। अभी पहले आ है और बाद में ए है तो क्या हो जाता है तथैव। क्या हो जाता है तथैव। तथा प्लस में एव क्या हो गया तथैव होता है। यानी पहले आए या ए या प्लस के बाद में ए हो तो इन दोनों के स्थान पर आई की मात्रा हो जाती है, और यदि आई आए तो भी आई की मात्रा होती है। तो ए या आ के बाद में ए या आई के बारे में जो उदाहरण है वो हमने पढ़ा है। इसी प्रकार में ए या आ के बाद में ओ या औ हो तो उसके बारे में उदाहरण आगे पढ़ते हैं। महाप्लस में औषधि। महाप्लस में औषधि, आ की मात्रा और आगे ओ की मात्रा है तो इन दोनों को मिलाकर के क्या बन जाता है वर्दी हो जाती है और महौषधि हो जाता है। क्या हो जाता है महौषधि। महाप्लस में औषधि महौषधि होते हैं। इसी प्रकार वन प्लस में औषधि होता है। वन प्लस में औषधि, यहाँ पे ए है और आगे ओ है तो भी क्या हो जाता है औ की मात्रा होती है। क्या होती है औ की मात्रा होती है तो वनौषधि हो जाए। क्या हो जाता है वनौषधि। इस प्रकार ये होता है वन प्लस औषधि वनौषधि। तो वर्ती संधि में कुछ एक उदाहरण होते हैं, ज्यादा नहीं होते वर्ती संधि के अंदर। तो वर्ती मीन्स होता है बढ़ना, ये आपको ध्यान होना चाहिए। कभी ये सोचिए दीर्घ और वर्ती एक जैसी होती है, नहीं दीर्घ मीन्स बड़ा होता है, यानी उसी उन्हीं का जो बड़ा होता है वो होता है, और वर्दी होती है वो आगे आगे वाला वर्ण होता है। वर्दी यानी विकास होता है और विकास का मतलब आगे बढ़ना होता है। तो वर्दी संधि है, वर्दी संधि की ये 2000 कुछ उदाहरण होते हैं। शायद सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। शबर संधि का अगला भाग है यण संधि। क्या है यण संधि। इको यणची, इक के स्थान पर यण हो जाता है। इको यणची सूत्र लगता है इसमें, सूत्र आधार पर इको यानी इको यणची, इक के स्थान पर यण हो जाता है। इक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार हो जाता है। तो इसमें क्या होता है पहले प्लस से पहले क्या आता है और बाद में क्या आता है
तो उनके स्थान पर कैसे होता है। यानी इक इक प्रत्याहार होता है। इक प्रत्याहार में क्या होता है, पहले ई छोटी आए या बड़ी आए और बाद में असमान स्वर, क्या है, असमान स्वर। प्लस में असमान स्वर हो तो इनके स्थान, ई के स्थान पर क्या हो जाता है, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ई का ये हो जाता है, क्या हो जाता है, ये हो जाता है। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ये हो जाता है। ये याद रखना है। पहले प्लस से पहले ई छोटी आए या बड़ी आए और बाद में असमान स्वर हो, समान स्वर नहीं होता। समान स्वर होगा तो उसका दीर्घ हो जाता है, इसलिए असमान कोई स्वर आए तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ई का, यानी इस सिर्फ ई है ना, इस ई का छोटी और बड़ी ई है, इन दोनों के स्थान पर ही यह होता है, आगे वाले में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार पहले प्लस से पहले ऊ छोटा आए या बड़ा ऊ आए और बाद में असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है, ऊ का वह हो जाता है। ऊ का क्या हो जाता है, वह हो जाता है। प्लस से पहले छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए और आगे असमान स्वर हो, समान स्वर नहीं होना चाहिए, असमान स्वर हो तो ऊ का क्या हो जाता है, वह हो जाता है। इसी प्रकार पहले री छोटी आए या बड़ी री आए और प्लस में असमान स्वर आए तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, र हो जाता है। क्या हो जाता है, र हो जाता है। री पहले छोटी आए या बाद में, या री पहले छोटी आए या बड़ी री आए और प्लस के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो री का क्या हो जाता है, र हो जाता है। और यदि पहले लरी आए, लरी कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, लरी और प्लस में कोई असमान स्वर आए तो इसके स्थान पर लरी का लय हो जाता है। लरी का क्या हो जाता है, लय हो जाता है। ये याद रखना है। आगे वाले में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ प्लस से पहले जो वर्ण है, स्वर है, उनमें ही परिवर्तन होता है। ई चाहे छोटी आए या बड़ी आए और आगे असमान स्वर हो तो ई का यह होता है। और इसी प्रकार ऊ चाहे पहले छोटा हो या बड़ा हो और प्लस के बाद में असमान कोई स्वर हो तो ऊ का सिर्फ वह होता है। इसी प्रकार पहले री छोटी आए या बड़ी री आए और प्लस के बाद में कोई असमान स्वर हो, समान स्वर नहीं होना चाहिए, असमान स्वर हो तो री का र हो जाता है। इसी प्रकार लरी कोई बड़ी या छोटी नहीं होती, सिर्फ लरी होती है और इसके आगे कोई असमान स्वर हो तो लरी का लय हो जाता है। समझ में आ गई। चलो अब हम देखते हैं ई के उदाहरण। क्या देखते हैं, ई के उदाहरण। ई के उदाहरण देखते हैं। जैसे इति प्लस में आदि, इति प्लस में आदि। यहाँ पे अब कई बच्चों के ध्यान नहीं होता है कि यहाँ पे ई की मात्रा तो नहीं है। अभी सूत्र में बताया गया ई पहले आना चाहिए प्लस से पहले, तो प्लस से पहले तो ई नहीं है, लेकिन है, क्योंकि तय पहले आता है और ई की मात्रा है वो बाद में लगती है। तय प्लस में ई होता है, इसलिए यहाँ पे ई की मात्रा है और आगे असमान स्वर है, समान स्वर नहीं है, आ है, समान स्वर नहीं है, इसलिए ई का क्या क्या होता है, यहाँ पे ये होता है। तो और
तय से ई को अलग करेंगे तो तय आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? तय आधा हो जाता है। और ई का भी ये होता है, वो भी आधा होता है, लेकिन आ की मात्रा लगी हुई आगे, तो आ इसके अंदर मिल जाता है। आ इसके अंदर मिलेगा तो या हो जाता है इत्यादि। क्या बन गया? इत्यादि। इति प्लस में आदि, इत्यादि होता है। क्योंकि तय से ई को अलग करेंगे तो तय आधा होता है, और ई का ये बनता है, ये भी आधा है, लेकिन आगे आ यहाँ पे स्वर है, तो आ इस ये के अंदर मिल जाता है तो या हो जाता है। तो इत्यादि क्या बन जाता है? इति प्लस में आदि, इत्यादि। वी प्लस में अर्थ है, वी प्लस में अर्थ। यहाँ पे वह के अंदर ई की मात्रा है और आगे असमान स्वर है अ, तो वी से ई को अलग करेंगे तो वह आधा होता है। वी से ई को अलग करेंगे तो वह आधा होता है, और ई का क्या बन जाता है? ये होता है, वो आधा होता है। लेकिन यहाँ पे ए है और ये ए इसके अंदर मिल जाता है तो ये पूरा हो जाता है। क्या हो जाता है? ये पूरा हो जाता है। और पूरा होने से व्यर्थ है, ये बन जाता है। क्या बन जाता है? व्यर्थ। वी प्लस में अर्थ क्या हो गया? व्यर्थ। यानी ई पहले प्लस में, प्लस से पहले ई आए या छोटी आए या बड़ी आए और बाद में असमान स्वर आए तो ई का क्या हो जाता है? ये हो जाता है। तो इति प्लस में आदि, इत्यादि, और वी प्लस में अर्थ, व्यर्थ। अब ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा के अंदर मधु प्लस में अरि, मधु प्लस में अरि। यहाँ पे ऊ है और ऊ का क्या हो जाता है? ऊ का वह होता है। ऊ का क्या हो जाता है? ऊ का वह होता है। क्या होता है? ऊ का वह होता है। तो मैं और ध से ऊ को अलग करेंगे तो ध आधा है। क्या हो गया? ध आधा है, और वह भी आधा होता है, लेकिन आगे ए है तो वह पूरा हो जाता है। मध्यवरी क्या हो गया? मध्यवरी। मधु प्लस अरि क्या हो गया? मध्यवरी। मधु प्लस में अरि, मध्यवरी।